गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक और टर्म के बारे में जिसका नाम क्या है, मोमेंटम। ठीक, समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या एग्जांपल? कि आप सोचो कि एक कार है आपके पास, ठीक है, और एक क्या है, बाइसिकल। अब आपको धक्का देना है दोनों को। तो कार का मास आप मान लो कि भाई 1000 किलो है, ठीक। अरे बाइसाइकिल का मास कितना है, आप मान लो बाइसाइकिल का मास है 20 kg। अब आप एक बात बताओ, धक्का दोगे तो किसको आसानी से धक्का दे सकते हो? भाई कार जो है उसको धक्का देने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बाइसाइकिल को धक्का देने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर ताकत जो इस्तेमाल कर रहे हो वही क्या है, फोर्स है। यानी आपको एक चीज़ सीखने को क्या मिली कि जितना ज़्यादा मास होगा तो फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक। अब देखो, अब की बार तो हमारा मास अलग अलग था। एक सेकंड केस लेते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हमारा मास है वो सेम रहे। यानी आपके पास दो बाइसाइकिल है, ठीक है, बाइसाइकिल 1, बाइसाइकिल 2। अब उनमें से एक की स्पीड जो है ज़्यादा है, वो मान लो आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और दूसरे की स्पीड क्या है, कम है, वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो कि ये दोनों साइकिलें आपको धक्का मारने वाली हैं, तो किस साइकिल को आप ज़्यादा आसानी से रोक सकोगे? भाई जिसकी स्पीड कम है उसको आप आसानी से रोक दोगे, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको आसानी से नहीं रोक पाओगे। यानी जिसकी स्पीड कम है उसको रोकने के लिए आपको कम ताकत लगानी पड़ेगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत का क्या मतलब था, वही फोर्स। यानी हमने देखो फर्स्ट केस में क्या देखा था कि जो फोर्स था मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब सेकंड केस में क्या देख रहे हैं, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा फोर्स, ठीक है। अब लेकिन इनको फोर्स से डायरेक्टली रिलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें टर्म जानना होता है मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है, पी से। पी से क्या हो गया, मोमेंटम इक्वल टू ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मोमेंटम आपने समझ लिया, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहीं से हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो निकल के आता है, और यहीं से हमारा फोर्स के बारे में भी एक और नया कॉन्सेप्ट निकलेगा। क्या कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देख लो अच्छे से डेफिनेशन को, क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट कह दिया तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में चेंज को। अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। समझ लो कि आपकी कोई बॉडी है m, जिसका मास क्या है, m। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, u, ठीक है। या फिर आप बॉल मान लो, बॉल जिसका मास कितना है, m है, 10 ग्राम है, कुछ भी है, इसको आपने u वेलोसिटी से फेंका, बैट्समैन ने उसको हिट किया तो मास तो सेम रहेगा ना,
लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बदल गई। अब वेलोसिटी को क्या मान लो, v। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था इसका क्या मानो, p1। तो p1 कितना था, m इंटू यू। और इसका जो फाइनल मोमेंटम था वो क्या मान लो, p2। p1 हो गया अपना mu और p2 क्या हो गया, mv। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, तो ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। ठीक है, तो m तो कॉमन आ गया, mv इंटू यू हो गया। अब लेकिन हमें रेट निकालना है, तो रेट के लिए क्या करते हैं, हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आया, m कॉमन आ गया, v माइनस यू अपॉन t। अब आपको पता होगा कि भाई v माइनस यू था, ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन था वो किसके बराबर था, v माइनस यू अपॉन t के बराबर ही तो था। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, a। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम क्या कहते थे, फोर्स। समझ गए ये बात। तो हमने फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहाँ पे एक आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। जब आप मैथमेटिकल डेरिवेशन करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको भाई प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो कोई ने इक्वल का साइन लगाना है, तो कोई एक कांस्टेंट आएगा k इक्वल टू एम ए। ठीक, अब यदि आप इसके हिसाब से चलो, बुक के हिसाब से, तो थोड़ा झंझट पड़ेगा। तो आप सीधे ये करना, पुटिंग k इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, आपको k की वैल्यू बस डेरिवेशन में याद रखनी है, बाकी अपना सिंपल ये हिसाब किताब रहता है। और फोर्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन। ठीक है, वैसे मास क्या होता है, kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना लगा लो, जब कोई चीज़ बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करती है, ठीक है, मान लो कि जूड़े कराटे वाले होते हैं, वो किसी चीज़ को मारते हैं तो केवल छोटे से टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए, उस समय जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स का भी फॉर्मूला क्या है, सेम। ठीक है, mv माइनस mu अपॉन t। ठीक है, तो क्या है, बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है। इसके बाद बात करी जाएगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।